वंदे मातरम। नेटवर्क टाइम के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में बिहार सरकार के सबसे तेज तर्रार मंत्री नीरज कुमार, जो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। वहाँ पे नीरज कुमार ने जदयू प्रवक्ता के पद पर रहते हुए हमेशा बड़ा ही शानदार ढंग से काम किया है और पार्टी के पक्ष में बहुत बखूबी से जो नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाया है। प्रतिपक्ष के सवालों का उन्होंने हमेशा शानदार ढंग से जवाब दिया है। प्रवक्ता के तौर पर उनकी सेवा और पार्टी संगठन के लिए बेहतर काम करने के उनके जो तजुर्बा है उसमें नीतीश कुमार ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में उनकी योग्यता और क्षमता को देखते हुए उन्हें राज्य का सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बनाया। किसी के लिए भी ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। कैबिनेट के विस्तार में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। नीरज कुमार 2008 से एमएलसी चुने गए। नीरज कुमार अपने बेबाकी और विपक्षियों पर तंज करने और उनके सवालों का सीधा जवाब देने के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। उनके जरिए तेजस्वी यादव को ट्विटर बॉय कहने पर भी काफी विवाद हुआ था। तब तेजस्वी यादव के नाम लिखा उनका पत्र भी बड़ी चर्चा में रहा था। लेकिन क्योंकि नीरज कुमार अपने आप में बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और हमेशा मुखर नेता रहे हैं, उन्होंने अपने जो शब्द हैं उन पर उनकी इस पकड़ से जाना जा सकता है कि उनका विपक्ष भी कायल है। चाहे वो जब गणतंत्र दिवस पर बिहार की झांकी नहीं दिखाई गई तो उन्होंने मुखर होकर आवाज उठाई। सीए के विरोध में यात्रा निकालने पर उनकी टिप्पणी थी कि ये तेजस्वी की संपत्ति बचाओ यात्रा है। जाहिर है वे हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। संगठन पर उनकी पकड़ बड़ी ताकतवर रही है। छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ गए थे। राज्य में छात्रों की समस्याओं को लेकर उन्होंने हर मंच पर बड़े जोर शोर तरीके से आवाज उठाई है और हमेशा कुछ ना कुछ बिहार के लिए करते रहते हैं और क्या कुछ नया हो उसमें ये लगे रहते हैं। आज हमारे साथ यही व्यक्ति हैं जो आज हम जिनके साथ बिहार वास्तव में आज कैसा है उस पर समस्त चर्चा इनके साथ करेंगे। तो हमारे साथ हैं नीरज कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। नीरज कुमार जी, अगर बात करें सबसे शुरू में, जैसे कि आप छात्र राजनीति की बातें भी करते रहे हैं, छात्र राजनीति में आपने बहुत काम भी किया है। वर्तमान में क्योंकि अगर देखें जिस तरह छात्र राजनीति का दमन हुआ है, हर जगह छात्रों की जो राजनीति है उसमें पहले वो राजनीति का एक अलग ढंग होता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर भी पार्टी पॉलिटिक्स ने अपना एक कहूँगा बड़ा स्थान जमा लिया है। और वो जो छात्रों की जो अपनी नीति, अपनी चीजें, अपनी बातें होती थी, वो समस्याएं जो उनकी अपनी होती थी, वो भी राष्ट्र समस्याओं में या जो हमारी समस्त ऐसी पार्टियों की जो नीतियां हैं उसी में होने लगी। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आपने बड़ा काम किया है छात्रों को लेकर? जी सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि छात्र और राजनीति, इस पर लंबी बहस देश के अंदर हुई जी। और एक ऐसा तबका था शासक वर्ग जो यह कहता था कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उसको करियरवाद की ओर धकेला जी। सच्चाई क्या थी कि चूंकि वह समाज की जकड़न को पहचानता तो उसको राजनीति के धारा के विपरीत उसकी मानसिक स्थिति का निर्माण हो। तो एक वैचारिक सोच देश के अंदर में चला और बड़े पैमाने पर वो चला। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर समाज के अंदर कोई यह व्यक्ति कहता है कि हम निरपेक्ष हैं, कोई व्यक्ति निरपेक्ष होता है, मैंने सामान्य उदाहरण है कि 3 आदमी अगर हम हैं और एक आदमी हमको कोई एक लप्पड़ मार बैठा तो उसको सुख या दुख होगा कि नहीं? कुछ तो होगा, चाहे सुख होगा चाहे दुख होगा। तीसरा आदमी को जी नाराज होगा या दुख होगा जी। लेकिन यह कहा गया कि निष्पक्षता, भाई छात्र है वह अगर समाज के अंदर में सकारात्मक चीजों को ग्रहण नहीं करेगा तो जो जकड़न जिसका सामना आज देश कर रहा है, जाति धर्म, भाई उसके लिए तो जाति और धर्म संविधान है।
देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बुल है वो हमारे लिए बाइबिल है, रामायण है, पुराण है, लेकिन एक सोच बनाई गई और उसका दौर देखिए इसलिए चूंकि जब शिक्षा बाजार के हवाले चला जाएगा तो उसके नतीजे आने लगे। अब नतीजे के रूप में हम लोग इस छात्र राजनीति से आए तो एक वैचारिक सोच के आधार पर सच को सच कहने का साहस होता है कम उम्र में, तो आदमी हिम्मत होता है कि नई लकीर हमको खींचना है। तो उस समय छात्रों की समस्याएं प्राथमिकता रहती थी। अब अभी की स्थिति यह है कि भाई छात्र राजनीति को इस दिशा में ले जाया गया कि भाई संगठन बन गए, पदाधिकारी बन जाइए, लेकिन छात्रों की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के प्रति उनको प्रखर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े, विचारधारा से जुड़े हो, उनको इन सवालों पर प्राथमिकता तय करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब भौतिकवाद का दौर है तो दौर बदले हैं, लेकिन यह मैं बार बार कहता हूं कि निष्पक्षता नहीं होती है। अगर कोई यह व्यक्ति कहता है कि न्यूट्रल है, वो बोगस बात है, तब बिल्कुल बोगस है। सीधे तौर पर आप पक्ष में या विपक्ष में बोगस बात है। छात्र राजनीति से जो एक नई लकीर खींची गई, वो लकीर कहीं इस बात शिक्षा को बाजार के हवाले और भौतिकवाद के हवाले चला गया, जिसके चलते जो मूल्यों का क्षरण हुआ उसका नतीजा केवल छात्र राजनीति में नहीं, तमाम राजनीतिक मूल्यों के आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उसका क्षरण लगातार होता जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार छात्र राजनीति गिरती जा रही है। और हम बात करेंगे कि जिस तरह से बिहार में शराबबंदी को एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा मुद्दा रहा है, और जैसे शराबबंदी हुई तो अपने आप में पूरे देश में चौंकाने वाला निर्णय था। उसमें आपका जो विभाग था और आपकी जो कार्यशैली थी उसने बड़ा काम किया लोगों तक, क्योंकि जो जनसंपर्क और सूचना आपके द्वारा जो अभियान चलाए गए उसे सब लोगों ने बड़े अच्छे से सराहा भी है। तो आज उस असर को बिहार में आप कैसे देखते हैं, और जो अवैध शराब का कारोबार है उस पर क्या अंकुश लगाने की सरकार की कोशिशें रही हैं? सबसे पहले ये शराबबंदी देश के जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे गुरु गोविंद सिंह का ग्रंथ हो या पैगंबर के द्वारा बनाए गए कुरान हो या रामायण हो, इसके विभिन्न संदर्भ जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नशा के प्रति जो देश के अंदर में धार्मिक मान्यताएं हैं, चाहे वो जैन धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, इस्लाम का हो या दूसरे धर्म का हो, सिख धर्म के हो, सारे लोग इसके खिलाफ हैं। तो पैगंबर की ख्वाहिश पूरा करना है, ईश्वर की ख्वाहिश पूरा करना है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहे कोई कितना भी आलोचना करे, लेकिन देश नमन करता है उस व्यक्ति को, और वह उस व्यक्ति ने शराबबंदी जैसा फैसला कहा कि अगर हमको एक दिन भी मौका मिलेगा तो हम शराबबंदी लागू करेंगे। तो शराबबंदी एक सामाजिक जकड़न को प्रहार था, और ये महत्वपूर्ण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति के लिए मैं बार बार बोलता हूं इसको कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, एक स्टेट्समैन के रूप में नहीं, केवल एक सोशल रिफॉर्मर। और आप उस बिहार के अंदर में जहां बैकवर्ड स्टेट है, 5,000 करोड़ का वित्तीय नुकसान होना। अब आज तो लोग इम्यून सिस्टम को ठीक करने की बात कर रहे हैं ना, कोविड-19 के दौर में, तो जरा शराब पीने से इम्यून सिस्टम कैसे ठीक होता है यह जरा हमको कोई बताए। और ये आलोचना जो लोग करते हैं कि अब शराब बिक रहा है, अरे भैया यह बताओ ना कि शराब पीने से फायदा क्या क्या है। शराब पीने से फायदा क्या क्या ये कोई नहीं बताता है। और ये समाज के अंदर में जो परिवर्तन हुआ है, मौन परिवर्तन जिसको आप कह सकते हैं, आप चले जाइए गांव के अंदर में जी, आप तो पी के लंपटाई नहीं कर सकते हैं कोई, ये हिम्मत तो नहीं है किसी को, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का दौर है, फोटो बना लेगा, वायरल कर देगा उसका, तो उनका तो बेहतर कानूनी इलाज हो जाता है। तो लेकिन ये सिस्टम में चैलेंज है। अब देखिए हमारा बिहार विभिन्न सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अब पड़ोस के राज्य में शराबबंदी रहता नहीं है, तो आप देखिए पूरा इलाका जो दिखेगा पूरे, जिसे हम इसको दो संदर्भ की चर्चा करना चाहते हैं। आप देखिए बिहार में नक्सल मूवमेंट नियंत्रित हो गया है, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर हमको सामना करना पड़ता है।
और चाहे छत्तीसगढ़ की सीमा हो या झारखंड की सीमा हो, उड़ीसा की सीमा हो, जो बिहार के सीमा से लगे हुए हैं। तो हमारे लिए चैलेंज है, लेकिन हम कितना बड़ा नुकसान सह लेंगे, लेकिन शराबबंदी जैसे अभियान से पीछे नहीं हटने वाले, ये तय है। और उसका असर यह हुआ है कि आप जो समाज है, ये आपके द्वारा बता भी दिया गया कि शराबबंदी से पीछे नहीं हटा जाएगा। यानी ये भी आपका एक जो है सबसे अहम जो इस बार का एजेंडा है कि शराबबंदी से पीछे बिल्कुल नहीं हटा जाएगा। और अगर नीरज कुमार जी बात करें, जिस तरह कोरोना की बात हुई, कोरोना का काल चल रहा है, बड़ा कोरोना काल में हर तरफ तहस नहस है चारों तरफ, आज बिहार भी उससे प्रभावित है। ऐसे में जो मजदूर वापस आए हैं उन्हें लेकर बड़ा चैलेंज बिहार के सामने है। ऐसे में नीरज कुमार जो सूचना और जनसंपर्क दोनों मंत्री हैं, उनके सामने क्या आपने सरकार का जो एक विकास का जो एजेंडा है उसको लेकर, जो मजदूर वापस आए हैं क्या प्लानिंग है, उसे लेकर आपका क्या कहना है और उनके लिए कितनी तैयार है सरकार? जी देखिए, 3 बात की चर्चा मैं करना चाहूंगा। पहले कि कोरोना काल में क्यों लोग आए अपने राज्य की ओर चल पड़े, जरा इसका भी विश्लेषण करने की जरूरत है जी। क्योंकि नकारात्मक चीजें से नकारात्मक बातें निकलती है। आपने देखा होगा कि सूरत में जी 2006 में, मुझे स्मरण नहीं है ईस्वी का, प्लेग आया। 6 लाख लोग रेलवे स्टेशन पर रह गए। भुज में भूकंप आया, लोग वहीं रहना मंजूर किए। कोविड के दौर में चूंकि एक ऐसा वातावरण बना कि एक नया रोग है और नया रोग में जान जा सकता है, जान जा सकता है तो कोई उसको स्पर्श नहीं करेगा। जरा ध्यान से इस पर जरा ध्यान दीजिएगा इस पर कि हमको कुछ घटना दुर्घटना हमारे परिवार में हो गया तो हमारा शरीर कहाँ फेंक दिया जाएगा, कि एक वातावरण बना दिया गया, एक भय का वातावरण बना, जिसके चलते बिहार जैसे राज्य, देश का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जिसको ये मुकाबला करना पड़ा होगा। 35 से 40 लाख लोग बिहार आ गए, 35 से 40 लाख लोग बिहार आए। और कल्पना करिए, मैं बार बार इसको बोलता हूं कि 2005 के पहले का अगर बिहार रहता तो क्या देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग क्या बिहार आना पसंद करते? क्या अगर बिजली की उपलब्धता घर घर नहीं रहती, लॉकडाउन के सफलता की गारंटी थी वह, अगर संक्रमण को नियंत्रण करना था, उसका विस्तारीकरण नहीं होना था, तो बिजली हमारा सहायक रहा। आप कल कोई देश का कोई राज्य निकाल कर देख लीजिए, 15 लाख लोग क्वारंटाइन सेंटर में रहे। हमने उनका स्किल मैपिंग करवाया, स्किल मैपिंग करवा करके हम लोगों ने ये तय किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्वारंटाइन सेंटर में इसका विजुअल भी चला बहुत बड़े पैमाने पर, और उस विजुअल में यह लिखा गया कि हमारे यहाँ आप रहना चाहते तो आप रहिए, उसके लिए स्किल मैपिंग करवाया। और उस कोविड के दौर में देखिए, अभी बिहार का 78.05% हमारा रिकवरी रेट हो गया है, राष्ट्रीय औसत है 74.30, और हमारा जो पॉजिटिविटी का दर है वह लगातार घट रहा है। और हम लोगों ने अब तक बिहार जैसे राज्य चूंकि विनिर्माण के क्षेत्र में हमारा विकास कर रहा है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पुल हो, पुलिया हो, 5,58,648 योजनाएं कल तक का मैं बता रहा हूं। 13,72,00,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन किया गया। अब इस दौर में हमारे लिए चुनौती तो बड़ी थी। अब आप आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, पंजाब ने 200 करोड़ खर्च किया कोविड-19 के दौर में, राजस्थान ने 2000 करोड़, आप पड़ोस का बंगाल है, संभवतः 169 या 75 करोड़, मुझे स्मरण उतना नहीं है, और बिहार ने खर्च किया 8,538 करोड़ रुपया। हम तो कोविड की आपदा से भी जूझ रहे हैं और दूसरा प्राकृतिक आपदा से भी जूझ रहे हैं। हमारे लिए तो दोनों चुनौती है जी। लेकिन बाढ़ भी एक बहुत बड़ा विषय है वहां पर, और बाढ़ ने भी वहां बड़ा एक मैं कहूंगा विकराल रूप ले रखा है नीरज कुमार जी, बाढ़ ने भी, और वो भी एक बड़ा चैलेंज हमेशा बिहार के सामने रहा है। और एक और चैलेंज, अभी चुनाव भी आपके यहाँ तैयारी चल रही है, चुनाव आयोग की भी,
कि चुनाव की भी घोषणा कभी भी हो सकती है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज, बहुत सारे चैलेंज बिहार के सामने हैं, लेकिन कहते हैं कि बिहार के लोग बड़े संघर्ष करने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए उससे जूझ जाते हैं। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिस तरह आपने बताया नीरज कुमार जी कि 25 लाख लोग आपके पास वापस आए हैं, ऐसे में जो रोजगार सृजन की बात होगी, तो छोटे छोटे उद्योगों की जब बात होगी, क्योंकि ये लोग आए जो है ना, ये कोई बड़े उद्योग के लिए लोग नहीं है, ये लोग कैसे ना कैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे थे। ऐसे में उनके लिए रोजी रोटी के जो साधन जुटाने हैं, उसको लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? जी पहला तो कि देखिए, बिहार में आपदा की नीति नहीं थी। प्राकृतिक आपदा हम झेलते थे, लेकिन बिहार में कोई डिजास्टर पॉलिसी नहीं बनी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी आपदा की नीति बनाई, और आपदा को मजाक उड़ाया जाता था। इस बिहार के अंदर में अगर बाढ़ आता था तो कहा था मछली खाओ, मछली चुन लो। 2017 में लालू जी का वीडियो है कि जाकर छपरा में कह रहे हैं कि अरे तो देवी मैया आई है, गंगा मैया आई है, कोई चिंता मत करो। ये बजाबता में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये सारा चीज। और उस बिहार में हमने आपदा की नीति बनाई, और हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती, हम क्या कर सकते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नदी का कहर हम पर गिरता है, गाद है, गंगा में गाद है, हम लोग लगातार निवेदन कर रहे हैं। नेपाल में हाई डैम है, अब वहां बनाने में विदेशी जो संबंध होता है उससे प्रभावित हम होते हैं, और उसके चलते परेशानी मेरे लिए क्या होती है? केवल बाढ़ मेरे लिए परेशानी नहीं है, जो आधारभूत संरचना का निर्माण हम करते हैं वह उसमें क्षरण होता है, वो मेरे लिए चुनौती बनती है। और आज तक कल तक 9,56,341 बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में सीधे बिना दलाल का, बिना चड्डा का, हम लोग ग्रेजुएट्स रिलीफ जीआर फंड के रूप में 6-6 हजार रुपया प्रति व्यक्ति को दिया है। अब समझ लीजिए बिहार जैसे राज्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती हमारी है। इसके अलावा किचन चलाना, ये चलाना, नाव की व्यवस्था करना। आप समझिए कि जहां प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, इनके राघोपुर में देश का पहला वो एम्बुलेंस जो बना है कोविड-19 का एम्बुलेंस, वो नाव पर बनाया गया। नाव पर एम्बुलेंस की सुविधा देकर करके वहां से पेशेंट को लिफ्ट किया गया। आप समझिए कितनी बड़ी चुनौती। बाढ़, कहीं किसी की सूचना पॉजिटिव होने का आ जाए, रेस्पॉन्स सिस्टम आपको ठीक रखना है, और आपदा के मामले में चाहे वो करंट लग के हो जाए, दुर्घटना में हो जाए, सरकार ने एक मानक तय किया, एसओपी हमने तय किया, और उसके आधार पर हम काम करते हैं। लेकिन कुछ एक चीज हमारे हाथ में नहीं है। अब इसी बीच में चुनाव होना है। अब बहुत लोग चुनाव के बारे में तो बहुत सारी बात बोल रहे थे। भाई, देश के अंदर संविधान है, वह 5 वर्ष का विधानमंडल बनता है। तो जो लोग प्रवचन दे रहे थे, जरा बोले ना कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको तो बोलना चाहिए। कोविड-19 के दौर में जब सर्वदलीय बैठक हुई तो अंदर में सारे राजनीतिक दलों ने यह कहा कि चुनाव होना, चुनाव के लिए मापदंड होना चाहिए। कुमार जी, अगर हम देखें, अब ये नहीं बोल रहे हैं, जुबान खामोश हो गया, कहना चाहिए कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर हम देखें जिस तरह पूरे विकास के लिए अब बिहार को जाना जाने लगा है, तो लेकिन लगातार कहीं ना कहीं जो विकास के जो कार्य हैं, उनको किस तरीके के कार्य ऐसे हैं जिनको लेकर आप चुनाव में जाने की रणनीति बना रहे हैं? ऐसी कौन सी उपलब्धियां आप मानते हैं अपनी सरकार की कि ये हमारी उपलब्धियां हैं और इन उपलब्धियों को लेकर हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि विकास हुआ ही नहीं, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं। तो अब क्या तैयारियां आपकी हैं? जो विकास है, कौन सा विकास और दिखना चाहिए और क्या क्या विकास हुआ है, ये हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, सबसे तो है कि गांव आधारित विकास, जो मैं विपक्ष के तमाम नेताओं का गांव का आंकड़ा रखे हुए हूं कि नेताजी आपको भी 55 वर्ष काम करने का मिला, किसी को 15 वर्ष। तो जरा बताइए अपने गांव में कितना गली बनाया था आपने, कितने घर में बिजली का कनेक्शन पहुंचा था उस समय, बिजली की उपलब्धता कितने देर रहती थी,
बिहार में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी स्तर पर नहीं था, आज 39 है, 39। 15 मेडिकल कॉलेज हमारे बिहार में बने हैं। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में 5 मेडिकल कॉलेज, आज 15 मेडिकल कॉलेज। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां समाज के सारे तबके के बच्चों को हम स्कॉलरशिप देते हैं। ये कहीं नहीं मिलेगा, आपको पता लगा लीजिएगा, चाहे वो अपर कास्ट के रहे या ओबीसी रहे या दूसरे सेक्टर के रहे। और साथ ही साथ जो यूथ के लिए हमने 4 लाख रुपया, कल्पना करिए किसी परिवार में जिसके पास खाने की चुनौती हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया कि जहां मर्जी करे पढ़ो जा करके, 4 लाख रुपया सरकार गारंटर, कोई मॉर्गेज नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। ये सरकार ने व्यवस्था की, कुशल विवाह कार्यक्रम। तो हमारा तो विकास जो है गांव का विकास, विलेज सेंट्रिक जो हमने डेवलपमेंट किया है। और डेवलपमेंट का इससे बड़ा मानक क्या होगा कि अगर प्रतिपक्ष के नेता रहे, चाहे हमारा गांव रहे, रात में 2 बजे भी अगर बीमार पड़ जाए हमारे माँ पिताजी, तब पहले क्या होता था? पहले हनुमान चालीसा बगलामुखी का पाठ करके घर से निकलता था, अपने लिए, पिताजी के लिए नहीं, अपने लिए, कि जान बचे कि जो पटना पहुंच जाए। और आज अपने माँ पिता बीमार पड़ते हैं, उनके जीवन की कामना के लिए हम लोग हनुमान चालीसा बगलामुखी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। किसी को मन में भय नहीं है। और साथ ही साथ परिवर्तन, इससे बड़ा परिवर्तन क्या होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेटी को साइकिल दिया। आज वह बेटी उड़ान पकड़ी तो आप देखिएगा बिहार में हर थाने में बेटी जो है इंसास और AK-47 राइफल लेकर करके लोगों की सुरक्षा कर रही है। कितना बड़ा परिवर्तन है, साइकिल से चली। और आज वह पुलिस बल में पुरुष की सुरक्षा कर रही है। ये समाज में परिवर्तन किया, इसका एहसास लोगों को है। अब विपक्ष के लोग, हम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाते हैं तो वो संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाते हैं, दोनों में अंतर है। हम पैगंबर की ख्वाहिश पूरा करते हैं शराबबंदी लागू कर, हम गुरु गोविंद सिंह की अवधारणा को पूरा करते हैं, हम रामायण की अवधारणा को पूरा करते हैं, तो हम हो गए कम्युनल। आज जो होम डिलीवरी की बात करता हुआ सेकुलर। इसलिए हमने जो काम किया है, और मैं तो ये चुनौती देता हूं कि मेरा उस समय आपको भी काम करने का मौका मिला है। आप उस समय के जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन का डाटा है, उसके हिसाब से सोशल इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको भी काम करने का मौका मिला, हमको भी मिला है। इससे बड़ा कोई प्रमाण होगा? 115 किलोमीटर इन लोगों ने सड़क बनाया था 15 वर्ष में, और 96,000 किलोमीटर आज हमने बिहार में ग्रामीण सड़कें बनाई है। आप तो गूगल पर डाल दीजिए, पटना से जाना है आपको सीतामढ़ी किसी गांव में, अगर रोड जाम भी है ना तो कनेक्टिविटी आपको गांव से मिल जाएगा। ये परिवर्तन हुआ है। अब कुछ लोग को परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो दिमागे जब वज्र हो जाए इसका कोई इलाज है? उसका तो कोई इलाज नहीं है। पता ही नहीं है कि इंजीनियरिंग कॉलेज। नीरज जी, सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी मानते हैं आप? नीरज जी, सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी है जो आपको लगता है कि बिहार के लिए ये बहुत बड़ा काम था? बिहार में सबसे महत्वपूर्ण योजना आधारभूत संरचना के निर्माण और उसके साथ साथ मौन सामाजिक परिवर्तन, समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास, ये जो मेथोडोलॉजी माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनाया। और जो महिलाओं को हमने जो 50% आबादी थी उसको एक सेक्टर माना। आप देखिए कहीं विवाद है, हमने पंचायती राज में आरक्षण दिया, उसने नक्सल आंदोलन को खत्म कर दिया। तो जमीन किसके पास था? जमीन तो पिछड़ी जाति के पास था, सवर्ण जातियों के पास था। तो आज तो खेती कर रहे हैं। वही पंचायती राज के आरक्षण ने नक्सल आंदोलन का सामाजिक आधार तोड़ दिया। अब कल्पना को किया था कि बिजली का कनेक्शन खेत तक पहुंच जाएगा। अब कल्पना करिए बिहार जैसे राज्य में, जहां की जब झारखंड था तब हम बिजली घर घर नहीं पहुंचा सके, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे। आज ही उद्घाटन हुआ है, बिजली का तार बदल दिया गया बिहार भर का। अब कल्पना करिए, जो तार में पहले करंट लगे मर जाता, लोग कपड़ा टांगता था, कपड़ा उस बिजली के तार पर। अभी कितना बड़ा परिवर्तन है। और मैं ये बार बार बोलता हूं कि आधारभूत संरचना का अगर निर्माण हो जाए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए,
बिजली की उपलब्धता हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा लोगों को हो जाए। तो आप देख लीजिए, किसी भी ग्रामीण इलाके में चले जाइए, प्रखंड मुख्यालय छोड़कर कम से कम 5 से 10 बाजार चट्टी डेवलप हुआ है। तो विकास किसको कहते हैं? विकास अमन चैन को कहते हैं। और नई पीढ़ी हमारे लिए चुनौती है कि जो नई पीढ़ी है, अब हमारे पास काम क्या है? हमारे पास यही काम है कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको बौद्धिक रूप से कितना हम प्रशिक्षित कर दें। इस प्रतियोगिता के दौर में आप बताइए, कल्पना करता है लोग, ये सब सोचकर माइंड सेट का समझिए कि मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। 2 लड़के दलित समुदाय के उसका लाभ लेकर के अभी यूपीएससी किया। आप समझिए कितना बड़ा एक परिवर्तन है। जो गरीब आदमी घर में रहने का नहीं था उसके जगह उसके पास, आज उसका बेटा आईएएस बन गया। और वह कौन? सरकार की योजनाओं से पीटी करने के बाद इन्होंने कहा कि हम 1 लाख रुपया देंगे, उसको तैयारी करने का उस गरीब के बेटा को मौका मिला और उसने ये काम किया। तो अब जो बिहार एक नई दिशा की ओर, चूंकि हम इतने पिछड़े रहे हैं और उसमें हमारा तो कोई दोष है नहीं, हमारे साथ जो बिहार के साथ हुआ है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बिहार को कहां से कहां ले आए। आप कल्पना करिए कि 10 लाख घर में मात्र था बिजली का कनेक्शन, आज 1,36,00,000 घरों में बिजली का कनेक्शन। आप समझिए कितना बड़ा परिवर्तन। बिजली का उत्पादन कितना था? बिजली का डिमांड 2005 में 700 से 900 मेगावाट और आज बिजली 2020 में 5,891 मेगावाट। अब तो हम सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने वाले हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि लोगों का भरोसा विकास के मुद्दों पर होता है और वो दिखाई पड़ना चाहिए। अब मान लीजिए प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं बार बार आंकड़ा देता हूँ फुलवरिया का, क्या फुलवरिया में राबड़ी देवी उच्च विद्यालय बनाए थे, उस ब्लॉक में वहां कमरा बनाए थे, वो 16 कमरा हम ही बनाए थे। इनाम तो नामाकरण कर लेते थे अपना। 16 कमरा प्रतिपक्ष के नेता जो है तेजस्वी जी, उनकी माँ के नाम पर जो उनके ननिहाल में स्कूल है, हाई स्कूल, वहां भी कमरा हम ही लोग बनाए। तो बताइए, तो संपत्ति तो लिखवा रहे थे उस गांव में, स्कूल बनाने में दिक्कत हो रहा था जी। बिल्कुल। और जिस तरह आप बता रहे हैं कि कार्य बड़े जोर शोर से आपके हो रहे हैं जी। नीरज जी, अगर बात करें आजकल जिस तरह वर्चुअल रैली की बात होती रही है और लगातार हर पार्टी उसके अंदर, क्योंकि समय ऐसा है जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, तो ऐसे में इंटरनेट की जो उपलब्धता है वो बढ़ेगी, सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा बढ़ेगा। उसे लेकर, क्योंकि आप सूचना और जनसंपर्क दोनों उसी में आते हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां आपको लग रही हैं? क्योंकि हर पार्टी अब उसमें आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में क्षेत्रीय दल के सामने वर्चुअल रैली करने की भी बड़ी चुनौतियां हैं, उसे लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, सबसे पहले कि हमने 7 निश्चय में हर कॉलेज में, जानिए हर कॉलेज में, हर विश्वविद्यालय में हमने वाईफाई का कनेक्शन दिया। वो 7 कमिटमेंट का मेरा एक पार्ट था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। दूसरा, गांव में बिजली पहुंच गया जी। तो हम अपनी, चूंकि हम लोग अभी कोविड-19 के दौर में असेंबली वाइज हम लोगों ने वर्चुअल किया था, उस वर्चुअल में हम लोग बताते थे कि भाई कोविड-19 से कैसे मुकाबला करना है और उपलब्धि बताते थे कि हमको मौका मिला तो हम लोगों ने क्या क्या काम किया, कैसे कोविड से लड़ने में आपको सहायता जो आम लोगों के लिए हमने काम किया उसकी चर्चा करते थे। तो संगठन मूल पूंजी होता है। संगठन का दायरा जब आपका बढ़ेगा ना, तो कार्य, और लोग कहते हैं कि बहुत खर्चा होता है। क्या खर्चा होता है भाई, हम तो नहीं समझ पाए। भाई अगर हम लोग, कोई माननीय मुख्यमंत्री या कोई व्यक्ति जाएगा तो कितना खर्च होता है, मंच बनाइए, स्वागत करिए, खाना खिलाइए, ये करिए, वो करिए। और वर्चुअल में क्या है, यहाँ से लिंक भेजे, कनेक्ट हुआ और अपनी बात को कर दिए। तो अब जो बेचारे हैं सब 420 वाले जो आरोपी सब हैं, अभी लोग कहता है बहुत खर्चा हो रहा है। तो हम तो पहली बार हमको अनुभव हुआ कि वर्चुअल में तो बहुत आराम से अपनी बात को हम लोग कर देते थे। 40 मिनट 45 मिनट का वो टाइम मिलता था। अब उसका जो भी पैरामीटर चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि इस कोविड-19 में संक्रमण से बचना है, सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करना है और चुनाव चूंकि संवैधानिक व्यवस्था का एक अंग है और ऐसा नहीं है कि 4 महीना में कोई वैक्सीन आ जाएगा तो उसका कोई रास्ता निकल जाएगा। अभी तत्काल कोई दिखाई नहीं पड़ता है,
लेकिन अब जिस ढंग से नियंत्रण दिल्ली में भी, मैं कल था दिल्ली में, हमने देखा कि अब लोगों के अंदर से भय खत्म हो रहा है इस सवाल पर। कोरोना के साथ जीने की जो आदत डाल लिया हम लोगों ने, और बिहार के लोगों ने जो मेहनत किया, जो संकल्प लिया है, अब देखिए राष्ट्रीय औसत से हम 4% कम है, हमारा पॉजिटिविटी का दर घट रहा है। वैसे भी बिहार के लोग संघर्ष तो करते ही हैं और उनका संघर्ष मशहूर भी है। बिहार अपने आप में मेहनत बहुत करता है। अगर बात करें नीरज जी, तो जिस तरह सुशांत राजपूत वाला जो मामला चला, उसमें आपने भी बड़ी बढ़ चढ़कर अपनी जो भूमिका निभाई, सरकार की तरफ से बड़े त्वरित निर्णय लिए गए, उसे लेकर जब ये जीत हुई तो पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मामला इतना बड़ा था कि आज भी आए दिन उसमें कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। जी, सुशांत सिंह राजपूत बिहार के जरूर थे, लेकिन देश के लोगों का आकर्षण था उनके प्रति। और जिस ढंग से मुंबई पुलिस ने आचरण पेश किया, यूडी केस दर्ज कर दिया। यूडी केस का मतलब हुआ कि पुलिस को फाइनल करने का अधिकार है, कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं थी। 40 दिनों के बाद मैं तो उनके परिवार को सलाम करता हूं, कितना धैर्य वो परिवार रखा। उसके बाद पटना में FIR दर्ज होता है, उसके बाद क्षेत्राधिकार पर बहस शुरू हो जाती है, जबकि 156(2) के तहत अधिकार है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी FIR दर्ज कर सकता है। और उससे भी आश्चर्यजनक तब जब संदेह और गहरा हुआ, जब कोविड-19 के जो मानक तय किए गए थे, उस मानक का अनुपालन करने के बजाय हमारे IPS पदाधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया। और भाई कैदी है क्या IPS पदाधिकारी, मुहर लगा दिया उस पर। अब समझिए कितना घिनौना काम इन लोगों ने किया। और इस बीच में सामना में लेख आने लगे, उनके पार्टी के प्रवक्ता भाषण देने लगे। मैंने अकल्पनीय मुझे लग रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है। अरे भाई, अगर आपको लगता है कि मुंबई पुलिस सक्षम है तो 40 दिनों तक आपने कार्रवाई क्यों नहीं किया? यूडी केस क्यों दर्ज किया आपने? क्या इतने दिनों में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप उपलब्ध नहीं करा रहे थे? तो पूरा मामला संदेह में है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है कि तथ्यों को बगैर तार्किक तरीके से देखे हुए वो अपने क्षेत्राधिकार का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके परिजनों ने अनुरोध किया, CBI जांच की अनुशंसा कर दी। उसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने CBI के जांच के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। तो सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसक, उनके परिवार और देश के अंदर में न्याय के प्रति जो प्रतिबद्ध लोग हैं, उनका और मजबूत प्रगाढ़ हुआ इस मामले में कि न्याय के प्रति उनकी आस्था बढ़ी। तो हमारी उम्मीद है कि CBI जल्द से जल्द, और ऐसा लोग भी दावा कर रहे थे कि हम CBI जांच की मांग कर रहे हैं, कब मांग कर रहे थे? तो इतना भी ज्ञान नहीं है प्रतिपक्ष के नेता को। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सब चरवाहा विद्यालय में पढ़ के आया है। अब बताइए, जब तक FIR दर्ज नहीं होगा तो किसी राज्य की सरकार को अधिकार है CBI जांच की अनुशंसा का? आज जब मुंबई में यूडी केस दर्ज हुआ, उसी समय से प्रवचन कर रहे थे। तो मैंने उस समय भी कहा था कि उस समय अब CBI अच्छा लग रहा है ना, तो CBI जांच का अगर श्रेय ले रहे हैं तो अपने पिताजी के बारे में मत बोलिएगा कि CBI फंसा दिया है। इसका मतलब कि आपको सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में CBI जैसी संस्था महत्वपूर्ण लगा, तो पैमाना बदलिए मत, पैमाना एक ही रखिए, क्योंकि देश की संवैधानिक संस्था है। अगर उसके प्रति कोई आया है, उसका जो निर्णय आया है, उसको मानना चाहिए। तो हमने यही कहा कि उस समय कह रहे थे कि हमारे पिताजी को फंसा दिया CBI, इसमें CBI जांच की मांग कर रहे हैं। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली आप देखिएगा, नजदीक से देखिएगा, जो नीतियां रहती हैं, जो पॉलिसी रहता है, उसी पॉलिसी के आधार पर ही वो अपनी रणनीति तय करते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, अब देखिए CBI जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
ऐसा गिरफ्तार होकर के जेल की शिक्षों के अंदर रहेगा। और सामना में जिस ढंग से आपत्तिजनक टिप्पणी लिख रहे थे लोग, लज्जा नहीं महसूस हो रही थी, परिवार पर चरित्र हनन कर रहे थे, सबकी कीमत अदा करनी पड़ेगी महाराष्ट्र की सरकार को। एकदम मैं बता रहा हूं, जनता सब कुछ देखती और समझती है कि कैसे सत्ता संपोषित अपराध करने वाले को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन सब कुछ ऊपर वाला भी देखते हैं और न्याय पसंद जनता भी देखती है। जी बिल्कुल। नीरज कुमार जी, इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं आप, जो आपके सामने अभी शेष है? देखिए, हमारे लिए चुनौती है कि कोविड-19 की चुनौती, संक्रमण को नियंत्रित करने की चुनौती, और हमारा नारा है समाज में बगैर तनाव पैदा किए सबका विकास। विकास ही हमारा मूल एजेंडा है। विरोध पक्ष के लोग जो भी विकास पर सवाल खड़ा करते हैं, हाँ, हमको सौभाग्य यह नहीं है कि हमारे नेता पर कोई 420 का केस है। आप बताइए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो उस पर 420 का केस हो, मतलब 420 का सीधे केस हो, तो जनता को नहीं पसंद पड़ेगा। जनता को कैदी राज चाहिए, कानून का राज चाहिए। बताइए, एगो तिहाड़ जेल में, एगो बेऊर जेल में, एगो सिवान जेल में रहेगा, यही कैदी राज चाहिए बिहार को, कि बिहार को चाहिए कानून का राज। तो हमारी समझ है कि पिछले लोकसभा चुनाव में, मैं 1 मिनट में अपनी बात को खत्म करता हूं, ये बार बार बोलते थे कि 17 में आपने जनादेश का अपमान किया है, और मैं बार बार बोलता था कि जनादेश संपत्ति सृजन के लिए नहीं था। तो हमारे साथ निश्चय बदल गए, वो तो कायम रह गए, हमारा पार्टनर बदल गया, हमारा जो भी हमारा लीडरशिप बदला नहीं, और हमको 15 में आया था 64 लाख वोट, और हमको 2019 के लोकसभा चुनाव में आया 89 लाख वोट। 39% की वृद्धि हुई। मैंडेट किसको कहते हैं? वोट को मैंडेट कहते हैं कि संपत्ति को मैंडेट करते हैं? तो जनता को पसंद है, जनता को पसंद है विकास, उसके जीवन दशा में बदलाव। भी जो आपका एजेंडा भी हमें से विकास को लेके आप चुनाव में जाएंगे जी, क्योंकि विकास बहुत महत्वपूर्ण है, होना भी चाहिए और उसे लेकर जाना भी चाहिए। नीरज कुमार जी, एक सबसे अहम जो बात है, चाहे वो बिहार की हो या पूरे देश की हो, आजकल जो नेताओं की बदजुबानी है वो बहुत चरम पर है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जिस तरीके के परखर वक्ता आप हैं, लेकिन शब्दों पर आपका जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की हो गई है कि शब्दों पर जो अंकुश है वो नहीं रहा। कैसे देखते हैं नीरज जी? देखिए, सबसे पहले तो कि देश का जो संविधान है, मैं बार बार कहता हूँ, बाइबिल है, रामायण है, कुरान, जो हम सदन में शपथ लेते हैं कि मैं धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करूंगा, और उसके बाहर जैसे ही आते हैं तो धर्म जाति के गुणगान करने लगते हैं। नई पीढ़ी इस चीज को देख रही है कि आपने शपथ क्या लिया, आपने आचरण क्या पेश किया। तो स्वाभाविक बदजुबानी इसलिए होता है कि आजकल जरा सोशल मीडिया का दौर चला है, निगेटिविटी में बोलिएगा तो बहुत ज्यादा तो चाहिए। जैसे हमारे यहाँ देखिएगा कि क्रिमिनल का वो वीडियो बना देगा ना, तो उसको ज्यादा देखेगा लोग। राष्ट्र कवि दिनकर का कहिएगा तो कम देखेगा, उनको देखने में उसको परेशानी है। आप नागार्जुन जी का कहिएगा कि जरा से उनका पढ़ो, हरिशंकर परसाई का व्यंग पढ़ो, तो उससे उसका रुचि नहीं है। लेकिन ये जो माइंड सेट है ना, ये बदलेगा, बदल रहा है धीरे धीरे, थोड़ा समय लगता है। चूंकि ये लोग जो हीरोइज्म का जो असर हुआ, उसने 2 जनरेशन को प्रभाव में डाला है। 2 जनरेशन जिसके चलते वो परेशानी जूझ रहा है। तो बदजुबानी जो लोग करते हैं ना, उनको जनता बेजुबान कर देती है, क्योंकि उनको एहसास लगता है कि हमारा तो बड़ा मीडिया में बड़ा चल रहा है, करना भी चाहिए। आप बोल रहे हैं नीरज जी, जिस तरह आप संगठन की राजनीति ज्यादा करते थे और अभी आप वर्तमान में मंत्री हैं, तो दोनों में से सहज कहाँ अपने आप को पाते थे? मंत्री में आप अपने आप को सहज पाते हैं, या संगठन में जो आप काम करते थे उसमें अपने आप को सहज पाते हैं?
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मैं बचपन से काम कर रहा हूँ। जब से राजनीति के दौर में आया हूँ मैं, तब से मैं काम कर रहा हूँ। अब मैंने कभी भी कोई इच्छा नहीं व्यक्त की है। मैं 89 से कंटिन्यूअस न दाएं देखा न बाएं देखा, और हमारी रुचि जितना में हमसे बनता है, हमको बौद्धिक काम में मन लगता है कि हम काम क्या किए हैं, समाज के अंदर कैसे बदलाव हो रहा है, इन चीजों पर मेरी रुचि रहती है। और इच्छा एक ही रहती है कि सामाजिक जकड़न पर हम प्रहार करें। समाज के अंदर जो जकड़न है ना, इन जकड़न को हम कैसे तोड़ पाएंगे। तो सहजता मेरे लिए कार्यकर्ता के रूप में भी था, एमएलसी के रूप में भी, प्रवक्ता के रूप में भी और मंत्री के रूप में। वो मेरे जीवन के स्वभाव में परिवर्तन नहीं होना है। हमारा अपना काम करने का जो तरीका है, और सर झुका कर मैं जीवन जिया हूं, न हमको सर झुकाने की आदत है। हम अपनी बात पर कायम रहते हैं। कौन नाराज होता है यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम जो समझते हैं वो सही है। आप हमको समझा दीजिए, तार्किक रूप से तो हम आपकी बात को मान लेंगे, लेकिन ऐसे हमारी जो समझ है उसी समझ, और समझ मेरे भारत के संविधान की प्रस्तावना के आधार पर होता है। उससे न दाएं जाता हूं न मैं बाएं जाता हूं। बिल्कुल। नीरज जी, एक जो कोविड चल रहा है उसे लेकर बिहार के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, बल्कि बिहार क्या हम तो कहेंगे देश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये कोविड-19 एक परिस्थितिजन्य चुनौती है, और जो WHO ने जो मानक तय किया है, केंद्र अथवा राज्य सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी करती है, वह प्राण रक्षा का मूल मंत्र है। चूंकि इसकी कोई दवा नहीं है, कारण क्या, दवा अज्ञात। तो ऐसी स्थिति में हम आम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि अपने जीवन की चुनौतियों से भी जूझना है, संक्रमण से अपना और अपने परिवार को बचाना है। इसलिए दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंस पर जरूर प्रतिबद्धता के साथ अपने भी रहिए और आम लोगों को भी सचेत करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी कि आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और लगातार जिस तरह आपके बारे में बताया जाता है कि बड़े प्रखर होकर आप बोलते हैं, और जो आज आपने बताया वो वास्तव में बड़ा खास है। तो ये थे हमारे साथ नीरज कुमार जी, जो बिहार के बड़े तेज तरार, एक ऐसा व्यक्तित्व है इनका कि हर कोई, विपक्ष भी इनकी प्रशंसा करता है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही विशेष हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।